नमस्कार दोस्तों, केडीजीएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप कुमार भारती है। जैसा कि हम लोग यूपी टेट और सी टेट के लिए पहला पेपर जो है 1 to 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग परिवार के टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया था। और आज का वीडियो जो है वो भोजन पे दूसरा टॉपिक है, भोजन। तो भोजन को हम लोग आज देखेंगे। तो भोजन सबसे पहले देखेंगे कि भोजन मतलब क्या आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, जीव इसके लिए क्यों परेशान होते हैं। तो भोजन जो होता है वो हमें क्या करता है, एनर्जी देता है। कोई भी कार्यशील मनुष्य, मानव या जीव प्राणी कोई भी होता है, अगर वो कार्य कर रहा है, वो क्रियाकलाप कर रहा है, तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि वो केवल भोजन से प्राप्त होती है। अब इसमें बेसिक थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि भोजन जो होता है, भोजन का प्राथमिक स्रोत क्या होता है। वो प्राथमिक स्रोत जो होते हैं पेड़ पौधे होते हैं। तो पेड़ पौधे जो होते हैं प्राथमिक स्तर पे भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। तो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सभी जीव जंतु या पक्षी भोजन निर्माण में पौधों पर आश्रित होते हैं। तो हम लोग इसी तरह से धीरे धीरे इसको शुरू करते हैं, टॉपिक को इसके बाद समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भोजन के परिभाषा को देखेंगे। तो भोजन का जो परिभाषा है, भोजन क्या है, भोजन ऐसा खाद्य पदार्थ है, भोजन ऐसा खाद्य पदार्थ होता है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या होता है, भोजन क्या करता है, शारीरिक वृद्धि में सहयोग करता है। तीसरा, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका अंतिम पॉइंट जो होता है, सभी जीव या प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पे निर्भर होते हैं। भोजन निर्माण, भोजन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख लिए कि भोजन का कार्य क्या होता है, भोजन कैसे निर्माण करता है। तो हम लोग देखते हैं कि अब भोजन प्राप्त करने के आधार पे जो जंतु हैं या प्राणी हैं, उनको किन किन आधार पर विभाजित किया गया है या उनका वर्गीकरण किया गया है। तो एक हेडिंग बनाते हैं, भोजन प्राप्त करने के आधार पे क्या, भोजन प्राप्त करने के आधार पे प्राणियों का वर्गीकरण। भोजन प्राप्त करने के
आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि इनका आधार कौन सा आधार है इनका। तो पहला आधार हो जाएगा शाकाहारी। शाकाहारी। दूसरा हो जाएगा मांसाहारी। तीसरा हो जाएगा सर्वाहारी। सर्वाहारी। जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते होंगे और थोड़ा बहुत हम हिंट दे देते हैं कि शाकाहारी किसे कहते हैं। शाकाहारी हम ऐसे जंतुओं को कहते हैं जो सिर्फ जो होते हैं वो पौधों पे आश्रित होते हैं, जो केवल पौधों पर ही आश्रित होते हैं और पौधों का ही सेवन करते हैं। ऐसे कौन से जानवर होते हैं, जैसे गाय, भैंस, खरगोश, ठीक दोस्तों, हिरण, हाथी, ऐसे जो जानवर होते हैं ये केवल पौधे या घास खा के जिंदा रहते हैं। और मांसाहारी में क्या होता है, ऐसे जानवर या जीव, ऐसे प्राणी जो केवल प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं, जैसे गाय, भैंस, इनका सेवन करते हैं, तो इनके पर आधारित होते हैं, या जो मांस खाते हैं। ऐसे कौन से होते हैं, बाघ, चीता, शेर, छिपकली। ठीक दोस्तों, अब तीसरा जो उदाहरण होता है जो सर्वाहारी होता है। सर्वाहारी क्या करता है कि ये मांसाहारी भी खाता है और क्या होता है, ये शाकाहारी भी मतलब होते हैं। मतलब इनका मन होता है तो ये पेड़ पौधे भी मतलब कि फल फूल को भी खाकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, या इनका मन करता है या इनकी आवश्यकता के अनुसार क्या होता है कि जो मांसाहारी होते हैं उनको भी एक मतलब कि जो ये होते हैं, जैसे हिरन हो गया, हाथी हो गया, बकरी हो गई, तो इनका भी ये सेवन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सर्वाहारी में इनका उदाहरण क्या होता है, तो सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो मनुष्य क्या है, मनुष्य है। अब कौवा का उदाहरण है, कौवा भी घूमता फिरता रहता है। कुत्ता सबसे उदाहरण इसका बड़ा है। बिल्ली क्या करती है कि दूध भी पीती है और जो चूहे होते हैं उनको भी मार डालती है। गिलहरी क्या करती है कि नीम के पेड़ पे या किसी और पेड़ पर रहती है तो उसके बीज का सेवन करती है और छोटे मोटे जानवरों को भी खा जाती है। तो दोस्तों, ये भोजन प्राप्त करने के आधार पे जो जीव थे उनको 3 भागों में बांटा गया। तो पहला था शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से देखे हैं। और अब आते हैं, हम लोग देखते हैं संतुलित आहार किसे कहते हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं, ये थोड़ा डिफिनेशन वाला सब है, इसको बस कॉन्सेप्चुअल समझ लेंगे तो क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। संतुलित आहार या भोजन। ठीक दोस्तों, तो हम लोग संतुलित भोजन किसे कहेंगे, तो ऐसा भोजन जिसमें पोषक तत्व की मात्रा उचित एवं निश्चित अनुपात में पाई जाती हो,
क्या करते हैं, संतुलित आहार करते हैं। ठीक दोस्तों, संतुलित आहार में क्या होता है कि ऐसे पोषक तत्व हैं जिसमें हम क्या करते हैं, संतुलित पोषक तत्वों की मात्रा निश्चित होती है और क्या होता है, अनुपात जो होता है निश्चित होता है और उचित मात्रा में होती है। तो क्या होता है जैसे कि बच्चे के लिए दूध आवश्यकता होती है, तो हम उसको कोई अन्य पदार्थ नहीं खिला सकते हैं, उसके पेट में दिक्कत हो जाएगी या उसके किसी और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग होता है तो उसको हम लोग प्रोटीन की मात्रा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन पाचन नहीं हो पाता है। तो जो बड़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनको प्रोटीन पाचन करने में दिक्कत होती है। तो हम लोग देखते हैं। और अब जैसे क्या होता है कि पोषक तत्वों की मात्रा, अब सबसे पहली बात है कि पोषक तत्व क्या होते हैं। तो पोषक तत्वों में जैसे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण होता है और रुक्षांश होता है और जल की भी मात्रा होती है। तो हम किसी भी भोजन को अगर पकाते हैं तो उसमें अगर इनकी मात्रा संतुलित नहीं होगी तो व्यक्ति को वो हानिकारक पहुंचाता है। जैसे किसी भी भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसके वजह से व्यक्ति के अंदर शुगर होने की संभावना अपार होती है या ज़्यादा होती है। या किसी भी भोजन में जैसे लजीज भोजन करते हैं, तेल वाले वस्तु को ज़्यादा सेवन करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या हाइपरटेंशन हो सकता है या कुछ ऐसे रोग हो सकते हैं जिनका मतलब कि कारण वसा हो सकता है। तो वसा के कारण, वसा किसी भी, जैसे नहीं कहा जाता है कि तली भुनी वस्तुओं को कम खाया जाता है, तो वो अगर तली भुनी है तो वो संतुलित भोजन के स्थिति में नहीं आएगी, उसकी कैटेगरी में नहीं आएगी। तो हम देख सकते हैं कि जैसे पोषक तत्वों की मात्रा का अनुपात निश्चित होना चाहिए। अब इस पे अवस्थाओं पर भी निर्भर करता है कि कैसे व्यक्ति होते हैं जिसको उसका निर्भर मतलब कि उसका सेवन कर रहा है। बच्चे हैं, अगर उनको दूध ही उनके लिए संतुलित आहार होता है, अगर उनको दाल का पानी पिलाया जाता है सही है, प्रोटीन की पूर्ति हो जाती है, लेकिन उनको हम डायरेक्ट रोटी खिला दें तो उनका दिक्कत हो सकता है। आप बड़े बुजुर्ग हैं, पहले बता चुका हूँ। तो इसमें क्या किया गया कि संतुलित आहार बना दिया गया। भारत सरकार ने संतुलित आहार को या पोषण को ध्यान में रखते हुए क्या की कि योजना चलाई। 1995 से मिड डे मील योजना चलाई गई थी, जो कि 2004 में पूरे भारत में इसे लागू किया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने या अन्य गवर्नमेंट जैसे स्टेट गवर्नमेंट थे, अलग अलग समय में अलग अलग सन में इसको क्या किए, लागू किए। परंतु उत्तर प्रदेश सरकार में इसे 2007 या 2008 में इसे लागू किया गया। तो यहाँ से बच्चों को पोषण देने का या उनको कुपोषण से बचाने के लिए इस योजना का पालन किया गया, जिसमें उनको निश्चित मात्रा में, उचित मात्रा में और मतलब निश्चित मात्रा में, उचित मात्रा में उनको भोजन प्रदान करने का काम किया गया। अब बच्चों को खिचड़ी दिया गया, तो वो खिचड़ी देने का यही पर्पस था कि बच्चे हैं, उनको ज्यादा लजीज भोजन दिया जाएगा तो पचा नहीं पाएंगे। तो इस सरकार का ये तर्क होता है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, अब हम लोग का ये पहला टॉपिक था, ये समाप्त हो चुका है। आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में भोजन के घटक। अब भोजन के घटक में क्या है कि 5 प्रकार के घटक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है और खनिज लवण है, रुद्रांश और जल। इसके अलावा जिसमें क्या पाए जाएंगे, फास्फोरस, इसके अलावा फास्फोरस होगा और पोटेशियम होगा, कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, जिनके निर्माण से हम लोग जैसे ग्लूकोज का निर्माण करेंगे या H2O का पानी का निर्माण करेंगे। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा होगा, उपयोगी होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आप लोगों को सरलता होगी। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा पूरा वीडियो देखने के लिए। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे चैनल को, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसको जवाब दूंगा, पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।